नीट के सभी महारथियों का, नीट के सभी धुरंधरों का फिनिक्स नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना प्यारा डीजी सर और आज का ब्रह्मास्त्र हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए इसका एक नहीं दो ब्रह्मास्त्र मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो चलिए इस पहले ब्रह्मास्त्र की शुरुआत करते हैं और सभी महारथी तैयार हो जाएं इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए। तो चलो देखते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले ब्रह्मास्त्र में हो सकता है कि एनटीए इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपके सामने लेकर आए। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एनटीए पैटर्न पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं बार बार। तो इस ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट और रैंक को बूस्ट करने के लिए ये सीरीज चल रही है। अंत तक इस सीरीज में आप बने रहें, आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ फायदा होने ही वाला है, ये हमारी गारंटी है। तो चलो मेरे प्यारे धुरंधरों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है निकेल नाइट्रेट 0.1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास कर रहे हैं, निकेल मेटल अगर हमारे पास हो जिसपे +2 का चार्ज है, तो उसे हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो 1 मोल हमारा निकेल क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब 2 फेराडे का करंट अगर हम पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो 1 मोल निकेल डिपॉजिट होता है। तो 0.1 फेराडे पास करने से कितना होना चाहिए, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.05 होना चाहिए। आंसर आ गया बेटा 4th। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड। देखो बैटरीज वाले क्वेश्चन अक्सर हम क्या कर देते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा सरप्राइज क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो सरप्राइज आप नहीं होंगे क्योंकि आप ब्रह्मास्त्र सीरीज के क्वेश्चन करके गए हैं। अ कंपाउंड विच इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी हैविंग एम्फोटोरिक नेचर। देखो लेड के दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, एम्फोटोरिक नेचर के होते हैं, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी में जो कंपाउंड हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है लेड ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड होता है PbO2। नेक्स्ट दिया गया है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरियम 4+ से लेके सीरियम, देखो सीरियम 4+ जो होता है यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग 1.74 वोल्ट के आसपास होता है। ये वैल्यू आपको डी ब्लॉक मेटल के अंदर, डी ब्लॉक जो चैप्टर है वहां पे दी गई है, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, लेकिन कुछ कुछ बातें आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो क्योंकि ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये काफ़ी सारी जगह पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रही होती हैं, तो काफ़ी सारी वैल्यूज आपको डी ब्लॉक मेटल चैप्टर के अंदर दिखाई देती हैं। इसका बिल्कुल आंसर क्या हो गया, पहले वाले का आंसर सही है। लेकिन सीरियम इज मोर स्टेबल इन सीरियम 4+, ऐसा नहीं है क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये चाहता है कि +3 में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब ये लेस स्टेबल है और एक्वस मीडियम में ये ज़्यादा स्टेबल है। इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है लेंथेनॉइड्स की, वही ज़्यादा स्टेबल है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4th आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। आप हर तरह के क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। एनटीए किस तरह से पेपर बनाता है इसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के इस ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। देखो क्या कहा है, अक्सर मैंने ये नोटिस किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि बच्चे जो होते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में शायद फिर भी अच्छा कर जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में कई बार उलझ जाते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हैं कि मैं वहाँ कर लूँगा, लेकिन वो वहाँ जाकर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा अनुभव आप अपने इन टेस्ट सीरीज के दौरान भी आप करके देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि इन तरह के क्वेश्चन के अंदर ही आप ज़्यादा गलतियां कर रहे हो। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि हर एक लाइन को प्यार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में प्रेशर काफ़ी होता है, प्यार से पढ़ें। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, देखो ये KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वहीं पर हायर कंपाउंड टू दैट CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बट होता क्या है, इस CH3COOH के अंदर H+ आयन होता है, H+ आयन होता है। तो जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी, तब ये एसिटिक एसिड भी 100% आयनाइज हो चुका होगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो H+ आयन है, H+ आयन क्या करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर मेथड्स मैकेनिज्म से क्या करता है, अपनी कंडक्टिविटी शो करता है। इसीलिए ये H+ आयन होने की वजह से यहाँ पर
इसकी जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा आनी चाहिए, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर, ये गलत बात हो गई, स्टेटमेंट रॉन्ग है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं, कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करने लगते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो ये स्टेटमेंट भी मुझे लगता है रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से रॉन्ग हो गए हैं। स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू दोनों, नो 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 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू फॉल्स, दोनों फॉल्स है, मतलब ये भी फोर्थ स्टेटमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहे हैं एग्जाम में, और इस चैप्टर के अंदर ये जो सेक्शन है ना, ये जो आपका कंडक्टिविटी वाला जो सेक्शन होता है, इसमें यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक हो गया आपका सेल कांस्टेंट होता है आपका L/A, और इसकी यूनिट अगर आप मेजर करेंगे तो ये आएगी मीटर इनवर्स। मतलब पहले वाले का आंसर तो हो गया थर्ड, अब यहाँ पे इसका मतलब आंसर फर्स्ट या सेकंड में से आना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी होती है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, मतलब आपका कंसंट्रेशन होता है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो फर्स्ट से रिप्रेजेंट हो जाएगी, तो थर्ड के बाद देखो फर्स्ट अपने आप ही मैच हो रहा है, अब बस आपको यहाँ पे मैच कर लेना है। देखो अगला क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम बात करें तो वो यूनिट लेस होता है, डिग्री ऑफ यूनिट लेस होती है, तो डी जो है आपका वो सेकंड होना चाहिए, तो डी आपका सेकंड होना चाहिए, मतलब आपका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, डेल्टा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पे E, और टेम्परेचर के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरी करें, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर आपने यहाँ पे रखा है कांस्टेंट, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स दिए गए हैं, इन सब के ABCD के लिए ये चेंज इन टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। विच ऑफ द अबव हाफ सेल वुड बी प्रीफर्ड, किसको प्रीफर करेंगे, यूज एज ए रेफरेंस, अच्छा क्वेश्चन है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बनाएंगे, कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन हमें पता ही नहीं होते कि कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल बात है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सबसे कम चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू सबसे कम इसमें आ रहा है, तो आंसर सी होना चाहिए इसका, मतलब ये आंसर सी होना चाहिए। देखो सबसे कम वेरिएशन यहीं पर दिख रहा है, जितना कम वेरिएशन होगा उतना बेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। अगला क्या है, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे अगर हम आइडिया लगाएं तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है वो लिथियम के लिए होता है, और जैसे जैसे हम हेलोजन की तरफ जाते हैं वो पॉजिटिव होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ए का होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा ए क्लोरीन का होना चाहिए। देखो उसके बाद सिल्वर आता है वहाँ पर, मतलब आपका सी आना चाहिए, फिर उसके बाद आयोडीन आता है, बी आना चाहिए, उसके बाद डी आना चाहिए सोडियम, और सबसे नीचे लिथियम होता है, सबसे नीचे लिथियम होता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसे याद है आसानी से कर सकता है। फॉर Ki पोटेशियम आयोडाइड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली, देखो Ki जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए अंडर रूट ऑफ सी के वर्सेस है ना, हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लाइन जो है ऐसे 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 जाती है धीरे 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 धीरे, तो ये स्टीपली मतलब एकदम से चेंज नहीं होती है, विद डाइल्यूशन धीरे 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 चेंज होती है। तो ये स्टीपली मतलब एकदम से नहीं होती है, तो ये गलत बात है। Ki क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर फॉर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होता है हमारा H2CO3, और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली विथ डाइल्यूशन, नहीं इसके अंदर क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एकदम से इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन के साथ, जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे एकदम से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअली में अलग से ऑप्शंस चाहिएंगे, ऑप्शन बना सकते हैं इसके अंदर 1 स्टेटमेंट, सेकंड 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट, मतलब कितने स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, ऐसा सवाल आया है। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ दिया, और ये ए जो है हमारा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
और बी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए बोले तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटेशन, मतलब एक्स को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट मिलता है वो इंटरसेप्ट हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया, तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी बोले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडरवुड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन है विथ इंटरसेप्ट, बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोच टू जीरो, देखो जैसे जैसे हम अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है बी आपका, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ये जैसे जैसे जाएंगे ये 100% हो जाएगी, है ना। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, 100% डिसोसिएट हो जाएगा वो धीरे धीरे जाकर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगी, 0 तो नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, बिल्कुल अगर हम बात करें कि कोलोरुस लॉ से हम देखते हैं कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उन पे जितने भी नंबर ऑफ आयन है, टोटल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को सम कर दें तो वो मिल जाएगा, तो ये करेक्ट है। तो टोटल 2 स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखो मिक्स क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डी ब्लॉक जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई और वहाँ से डाटा उठा के इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, देखो M3 + से M2, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और कॉपर के लिए 4 अलग अलग पोटेंशियल दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली। द मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस तभी लिबरेट होती है, सबसे पहले पता है हाइड्रोजन, अगर एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करना है तो हाइड्रोजन का तो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो नेगेटिव हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव में आना चाहिए, तभी वो आयन या मेटल हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसका मतलब मैग्नीज और कोबाल्ट के बारे में तो बात नहीं की जा सकती है। बात कौन कर सकता है, एक तो यहाँ पे देखेंगे क्रोमियम 2+ आयन और वेनेडियम 2+ आयन, ये दोनों आयन जो हैं ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेनेडियम क्रोमियम मतलब आपका आंसर 3rd होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें देखेंगे अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास 1.65 आ रहा है तो फिर उसके बाद इसका होना चाहिए और सबसे कम इसका होना चाहिए। तो BrO4- IO4- मतलब सेकंड आंसर होना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज, देखो नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया हमने, रिड्यूसिंग एजेंट वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, स्टेटमेंट बेस वाला, असर्शन रीजन वाला, सब टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और कॉन्फिडेंस में मत जाइए, कॉन्फिडेंस लेके जाइए। ये 45 क्वेश्चन को अपना हथियार बनाइए। हर तरह का क्वेश्चन अगर आप खुद कहीं से ढूंढेंगे तो आपके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी कि अभी इस एग्ज़ाम के समय में मुझे कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ये दिमाग हमने लगा ही लिया है कि कौन से क्वेश्चन बच्चों को करना चाहिए। हम उन ढेर सारे क्वेश्चन में से अच्छे 45 क्वेश्चन आपको निकाल के ब्रह्मास्त्र के फॉर्म में दे रहे हैं। तो आपका काम क्या है, इस ब्रह्मास्त्र के साथ अपने तर्कश में इस ब्रह्मास्त्र को रखना और 3 तारीख के दिन इसको ले जाके छोड़ देना है। आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग that does not affect the electrolytic conductance of a solution। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जहाँ तक बात है तो वो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इसकी अगर हम बात करें, है ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिसोसिएशन किस तरह से हो रहा है आयंस का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, पर आपका इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करेगा। वंस अगेन देखो ये वैसे ही ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है और ये ए ग्राफ आपका वीक के लिए होता है और ये सीधी लाइन बी वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग के लिए होता है।
तो ए आपका वीक है और दूसरा स्ट्रांग है, तो वीक और स्ट्रांग मतलब आपका थर्ड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डाईवेलेंट केटायन है। मान लो एक केटायन है डाईवेलेंट और एक एनायन है डाईवेलेंट, अगर मैं इन दोनों का एक सॉल्ट बना दूँ तो ये ए बी सॉल्ट हो जाएगा। एक केटायन है और एक ही एनायन है, तो टोटल नंबर ऑफ केटायन कितना हुआ ए, और उसकी अगर हम कंडक्टिविटी देखें तो वो कितनी है 57, और टोटल नंबर ऑफ एनायन कितने हुए बी एक, और उसका कंडक्टिविटी कितना है 73, टोटल कर देंगे तो 130 के आसपास आना चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ केटायन ज़्यादा होते तो जितने भी केटायन होते उससे मल्टीप्लाई कर देते, नंबर ऑफ केटायन की संख्या प्लस नंबर ऑफ एनायन की संख्या और उनकी कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलाम, अगर हमें 1 कूलाम का क्या कर दें चार्ज जो है वो पास कर दें तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो चार्ज होता था, तो मास जो है वो इक्वल टू जेड क्यू हो जाएगा, और ये जेड जो होता है ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको 1 कूलाम रख देता हूँ तो ये W बराबर जेड हो जाएगा, मतलब मास डिपॉजिट कितना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। 4 अपने को आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको दिया ही होता है, तो दिया है और आपको निकालना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ढूंढो कि इसके अंदर सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो ये रहा सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, और वही मेटल आपकी सबसे अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगी। तो चले बढ़ते हैं आगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यूज दी गई हैं, आपको पता करना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछले क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट था, इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे। इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे ये दिखाई दे रही है, और हम जानते भी हैं पी ब्लॉक के अंदर जो लेड +4 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। नेक्स्ट, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे एक डाटा आपका मिसिंग सा लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा आपका जो है Fe2+ से Fe के लिए भी आपको पता होना चाहिए 0.44 लगभग ये होता है। अब यहाँ पर देखो, आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखो आपको क्या करना है। जिंक और मेटल, यहाँ पे ये 4 मेटल आपको लेनी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन, दिस पर इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है, हर एक सेल का मतलब जो है ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो ई नॉट सेल अगर हम निकालें, ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो देखो जिंक तो यहाँ पर क्या हो गया है एनोड, और इसके बाद जो मेटल लगा रहे हैं वो हो गई हमारी कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो 1.4 माइनस ऑफ माइनस 0.76, राइट, और ये हो जाएगा आपका लगभग 2.16 समथिंग कुछ आएगा ये। और ये यहाँ पर देखेंगे गोल्ड के लिए, और यहाँ पर देखो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पर इलेक्ट्रॉन पर जो ट्रांसफर होगा तो ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन पर निकालेंगे तो 2.16 डिवाइड बाय एन की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। ये पहला केस हो गया। ऐसे ही बेटा दूसरा केस निकालेंगे, ई नॉट सेल यहाँ पे सिल्वर के लिए निकालेंगे। तो सिल्वर के लिए देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8 और ये प्लस 0.76 यहाँ से आ जाएगा, ये 1.56 हो जाएगा, 1.56, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1.56 डिवाइड बाय 1। और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस एंड दिस, एंड फाइनली हम चेक करेंगे कि पर इलेक्ट्रॉन पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इस केस में हो रहा है, सिल्वर के केस में हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन पे जो ट्रांसफर हो रहा है। तो आंसर इसका थर्ड आएगा। अगला क्या है देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल फॉर्म्ड विद 2 मोल 20 ml NaCl, एक NaCl वाला सॉल्यूशन लिया, उसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है λm1 एंड दैट ऑफ 20 mol अनदर आइडेंटिकल। तो देखो सबसे पहले मैं पहले सेल NaCl वाले के लिए मैं मोलारिटी निकालता हूँ, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी निकालूंगा। तो 10/20 × 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 आ जाएगी। फिर दूसरा सॉल्यूशन है अनदर आइडेंटिकल सेल हैविंग, ये भी NaCl है। तो ये पहला केस है NaCl1 फर्स्ट केस के लिए ले लेते हैं, NaCl सेकंड केस के लिए लेते हैं मोलारिटी, इसको M1 ले लेते हैं, इसको M2 ले लेते हैं। और दूसरा है 20/80 × 1000 करेंगे तो बेटा ये 250 आ जाएगा।
दोनों की कंसंट्रेशन निकाल लिया हमने। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, जिस भी सेम सेल में रख रहे हैं तो सेल कांस्टेंट सेम है और कप्पा सेम है ना। कंडक्टिविटीज एग्जिबिट बाय दिस टू सेल्स आर सेम दिया है, द कंडक्टिविटीज एग्जिबिट बाय द टू सेल्स आर सेम है, कप्पा सेम है। जब कप्पा सेम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी 1 डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी 2 बराबर हो जाएगी। इसकी मोलारिटी है 250 और इसकी मोलारिटी है 500। इन दोनों को कैंसिल किया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लैम्डा 2 जो हो गया वो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 आ रहा है। इस तरह से इसको कर लेंगे तो हमारा आंसर बेटा फाइनली फर्स्ट आना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। हम ऐसा ना हो कि एग्जाम से जस्ट पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका आना ही नहीं है एग्जाम में और हम लगे पड़े हैं, है ना, डर के मारे। डरिए मत, कॉन्फिडेंस रखिए। आपने अगर 2 साल अच्छे से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने ही वाला है, और नहीं भी की है तो आप डेफिनेटली इस ब्रह्मा सीरीज़ का यूज़ कीजिए। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हुई है, आप किसी चीज़ वजह से पीछे रह गए हैं, कोई हादसा हुआ, कुछ भी हुआ हो, कोई रीज़न रहा हो, पीछे रह गए हैं, तो ये ब्रह्मा सीरीज़ आपको आगे ले जाने में हेल्प करने ही वाली है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम पे तो बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैच द कॉलम पे करते हैं बात। देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन वाला जो होता है ये फ्यूल सेल होता है, तो ये डी वाले को अपन जो पहचान में आ रहा है उसको पहले से मैच करते हैं, तो डी वाला हो गया थर्ड। मतलब आंसर यहाँ से दिख रहा है कि साम साम ये हो रहा होगा। और ये जो PbSO4 H2O के साथ जब हम देख रहे होते हैं तो ये हमारा जो होता है चार्जिंग हो रही होती है ना, ये चार्जिंग वाला है। PbSO4 को जब हम चार्ज कर रहे होते हैं, वापस सेल को जब चार्ज करते हैं तो ये लेड और लीड PbO2 में डिपॉजिट होने लग जाता है। तो ये सी वाले का हो जाएगा फोर्थ, तो सी वाले का हो जाएगा फोर्थ, मतलब आपका आंसर थर्ड होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं। जिंक HgO वाला जो है ये आपका, जिंक वाला जो है ये आपका प्राइमरी बैटरी हो जाएगी, और ये कैडमियम निकल वाली सेकेंडरी बैटरी, और ये डिस्चार्जिंग के लिए हो रहा है। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, मतलब आपका आंसर थर्ड हो ही रहा है, यही आना था। देख लेते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? देखो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl, पानी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अपन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आयन होते हैं Na+ और H+ और Cl- और OH-। तो जो एनोड है, एनोड पर H+ जाता है, सॉरी कैथोड पर, एनोड पर जाता है Cl- और वहाँ जाकर Cl2 में कन्वर्ट होता है, और कैथोड पर H+ जाता है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। फाइनली NaOH रह जाता है अंदर। तो अब क्या बोल रहा है कि क्लोरीन इज फॉर्म्ड एट कैथोड, क्लोरीन एनोड पर बन रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड है O2 इज फॉर्म्ड, O2 तो हमारा बन ही नहीं रहा है, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट एनोड, हाइड्रोजन तो कैथोड पे बन रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों गए थे एनोड पर, ये दोनों एनोड पर गए थे, तो क्लोरीन तो क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, और बचा कौन? NOH- बच गया एनोड पर, तो यही आंसर होना चाहिए। फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट, वंस अगेन देखो ये बैटरी वाले क्वेश्चन में आपको बार बार बता रहा हूं, आ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स से, है ना। अक्सर हम उन क्वेश्चंस को मिस करके चले जाते हैं जिस पे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, बट NTA का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यही दूंगा, है ना। जो छोड़ के गए वही दौड़ के आ गया, तो छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है। ब्रह्मास्त्र सीरीज के इस सेक्शन में लेक्लॉन सेल जो होता है हमारा, जो जिंक कॉपर वाला सेल होता है जो हम घड़ी में यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये वाली रिएक्शन है। तो ए का तो हो गया फोर्थ, तो ए का फोर्थ एक ही जगह पर है, मतलब आंसर थर्ड होना चाहिए। फिर भी चेक कर लो। फिर फ्यूल सेल जो होता है वो कंबशन से होता है, मतलब सी का हो गया फर्स्ट। देखो सी का फर्स्ट ही है। फ्यूल सेल हो गया निकल कैडमियम बैटरी जो है। फिर मरकरी सेल जो होता है डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ये हो गया डी का सेकंड हो गया। यहाँ पे भी देखो डी का सेकंड ही आ रहा है, और बी का हो गया थर्ड, बी का हो गया थर्ड। रिचार्जेबल होता है निकल कैडमियम, सेकेंडरी बैटरी होती है, राइट। तो आंसर हमारा यह आना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे डायग्राम वाइग्राम वाले क्वेश्चन देके डरने का नहीं, है ना। यहाँ से सीख के जाने का, एग्जाम में जाके करने का सिंपल सा आइडिया है। देखो एक डायग्राम सा दिया है, बहुत बच्चे डर जाते हैं डायग्राम वाइग्राम वाले क्वेश्चन देखे, हमने तो इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। एक कंडक्टिविटी सेल है विद 2 इलेक्ट्रोड, डार्क साइड जो है ना ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके 2 आर हाफ फिल्ड हैं,
विथ इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो पहले से जो भी मान लो एसिटिक एसिड है और उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, मतलब 100% आयनाइज हो गया। अब आगे बढ़ो, इफ वॉल्यूम इज डबल, अब मैं पहले से इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, 100% आयनाइज हो चुका है, अब मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। एडिंग मोर वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, देखो उससे आपकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयन तो बढ़ेंगे नहीं, अब कि अब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच चुकी ना, इनफाइनाइटली पहुंच चुकी, तो अब वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमेन सेम रहेगी और इसे एक्यूरेटली मेजर भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, देखो एक सेल रिएक्शन दी है, उसका सेल प्रेजेंटेशन है, तो कभी कभी ऐसे लल्लू से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन H+ आयन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड हो गया हमारा, और ये Ag+ से Ag बना रहा है, ये हमारा कैथोड हो गया। तो पहले हम एनोड लिखेंगे, बाद में हम कैथोड लिखेंगे। तो पहले एनोड लिखेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम, जब भी गैसियस इलेक्ट्रोड होते हैं तो वहाँ पे जो डिपॉजिटेड मेटल होती है, जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा है, वो मेटल भी साथ में लिखी जाती है। तो प्लेटिनम हाइड्रोजन HCl बना रहा है, तो HCl सॉल्यूशन होना चाहिए। AgCl सॉलिड से Ag बन रहा है, तो मतलब आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्ट, अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक गैल्वेनिक सेल है जो क्या कर रहा है, अगर हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब पहले क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। मतलब केमिकल स्पॉन्टेनियसली वो रिएक्शन हो रही थी, डेल्टा जी नेगेटिव था, मतलब ई नॉट क्या था, पॉजिटिव था। अब सेकंड केस में क्या हो गया कि हमें इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, तो मतलब हमें एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, बाहर से सेल पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा अगेंस्ट। तो हमें क्या करना है, अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल करना है, जो कि उस सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, तभी तो वो क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, और वो केमिकल एनर्जी जो है से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी उल्टा हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। चलो बढ़ते हैं आगे। कैलोमेल इलेक्ट्रोड बोला गया है प्यारे बच्चों, कैलोमेल इलेक्ट्रोड होता है, उसके अंदर एक मरकरी होती है, कैलोमेल होता है, Hg2Cl2 होता है, और KCl सॉल्यूशन होता है। तो मेटल है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और एक आयन है, तो इसको कहते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन एनायन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, व्हाट, देखो एक हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक EMF ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 कर दिया जाए तो प्योर वाटर के लिए। तो देखो सबसे पहली बात तो जो H+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। ओके, अब इसका जो इसका जो E सेल है बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लॉग, इसके लिए ये हाइड्रोजन है तो यहाँ हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की पावर 2। ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपन, नॉन्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन बनाइए। अब वो कह रहा है कि EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, अगर 25 डिग्री ये 0 हो जाए, और E0 सेल तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के लिए 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये 0 दिया है और ये 0 होता है, माइनस 0.059 डिवाइड बाय n की वैल्यू हो गई 2 लॉग। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें कैलकुलेट करना है, और H+ आयन वाटर, प्योर वाटर के लिए H+ आयन बराबर होता है OH आयन बराबर होता है 10⁻⁻⁷। ये हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने देखा था। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁷2। अब ये देखो, ये तो इधर आ गया 0 हो गया, तो हमारा हो गया लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 10⁻⁻14, और 0 का एंटी लॉग होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 10⁻⁻14 लाइक दिस। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो दीबे हक्कल जो हमारी रिएक्शन है, इक्वेशन है, उसका यूज़ करेंगे, -B√C, राइट। ये हो गया स्लोप वाले। अब इसको इधर ले आए तो ये तो दोनों मोलर कंडक्टिविटी है, डिवाइड बाय
हमें इस बी का हमें क्या करना है, लेना है, उल्टा लिख रहे हैं अपन, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो ये लिख दिया हमने मोलर माइनस एम और डिवाइड बाय अंडर रूट सी बराबर हो गया बी। ये फॉर्मूला हमने इसमें करना, तो स्लोप की यूनिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट डिवाइड बाय इसकी यूनिट करेंगे, और ये है अपनी मोलारिटी, राइट। तो देखो ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसकी यूनिट तो होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर की पावर 1/2। अब ये मोल पर लीटर की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी -3/2, और ये लीटर जो है ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आपका फर्स्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूल सेल के लिए क्या स्टेटमेंट है? फ्यूल सेल हमने सेल के बहुत क्वेश्चन ले लिए, तो इसलिए लिए हैं क्योंकि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। चलो ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज़ भी किया जाता है स्पेसशिप में, क्योंकि हाइड्रोजन सेल से पानी भी बन जाता है, पानी यूज़ भी हो जाता है पीने में, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इसकी एफिशिएंसी 40% नहीं, ज़्यादा है, 60-70% होती है, तो ये तो गलत बात हो गई, तुम झूठ बोल रहे हो। एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करते एज ए कैटलिस्ट, गलत बात है। इको फ्रेंडली है, बिल्कुल है इको फ्रेंडली, क्योंकि कोई इससे इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं है भैया, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल पानी बना रहा है रिएक्शन, तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट को दिक्कत नहीं करता है। इज़ अ टिपिकली टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है, बिल्कुल सही है बात, तो ADE इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देखो ये जानकारी वाले क्वेश्चन भी कभी कभी हमें पढ़ के जाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, और ये यही फ़ायदा है यहाँ पे कि आप जो छोड़ रहे हो वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट। फेराडेज लॉ का क्वेश्चन है, 30 मिनट 2 एम्पियर तक अगर आप कर रहे हो तो कितना डिपॉजिट होगा, तो मास जो होगा डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा I × T डिवाइडेड बाय 96500। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ 96500 कर लेंगे आप। अब आप मास निकालेंगे, मास बाय 9 ग्राम होता है इक्विवेलेंट मास, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास होता है 9, 27/3 करके आप निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, 30 मिनट × 60 डिवाइडेड बाय 96500, सॉल्व करेंगे W के लिए तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.336। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज टू, आपको ये देखो पेरोक्सी डाइथल, मतलब ये मार्शल एसिड, याद करो मार्शल एसिड है ना, मार्शल एसिड को फॉर्म करने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। तो देखो सबसे पहली बात है, जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे ना तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होने लगेगा, मतलब एक तरफ H+ आयन और एक तरफ OH आयन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होने लगेगा। जब डाइल्यूट H2SO4 या पोटेशियम सल्फेट ले लोगे तो डाइल्यूट तो नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड लेंगे तो सल्फेट आयन जो होता है ओवर द OH आयन जो है, सल्फेट आयन का जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन चेंजेस हो, मतलब वो जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड जब स्टेट में होता है वो क्या करेगा, आपको पेरोक्सी, ये मार्शल एसिड जो होता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाने लगेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यू हाफ सेल्स आर रिएक्शंस, ठीक है, दिया है, अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव्स द मोस्ट डेल्टा G नॉट, आपकी डेल्टा G नॉट बराबर होती है -NFE0। तो आपको क्या निकालना है, E0 निकालना है, और जिसका भी E0 पॉजिटिव आएगा उसके लिए मोस्ट नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव ये ज़्यादा कब हो सकती है, जब ये E0 पॉजिटिव हो, तो E0 पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट पॉजिटिव। तो ये मस्ट पॉजिटिव तभी होगी जिस केस में, देखो यहाँ पे ये देखो जिंक का ये एनोड है, ये कैथोड है, तो ये देखो ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, तभी पॉजिटिव हो सकती है। तो सिल्वर के लिए देखो ये 0.80 है, और ये जिंक रिंग के लिए ये तो ये पॉजिटिव करेंगे तो ये लगभग 1.56 के समथिंग आएगी। जिंक और मैग्नीशियम की बात करें तो देखो मैग्नीशियम -2 है, मैग्नीशियम कम है वैल्यू में, और जिंक की वैल्यू जो है ज़्यादा है, बड़ी है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ये नहीं हो सकता। सिल्वर और मैग्नीशियम में बात करें तो ये कैथोड बना रखा है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। कॉपर और सिल्वर की बात करें तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सिल्वर का हो गया आपका 0.8 और इसमें से माइनस चला गया तो ये हो गया प्लस का 0.46। अब वैल्यू इसकी सबसे बड़ी आ रही है, तो आंसर फर्स्ट होना चाहिए, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो और बड़ा भी हो।
उसके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आएगी ना। नेक्स्ट, ओके, अच्छा सवाल है। इन द अबाउ डायग्राम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन, ई नॉट फॉर दीज निकालना है। ओके, तो आपको देखो Fe, ये जो फेरेट आयन है यहाँ से यहाँ जाना है, इसकी ऑक्सीडेशन निकाल लो। ये +6 है, ये +3 है, ये +2 है। तो आपका जो इसको हम ले लेते हैं डेल्टा G नॉट 1, इसको ले लेते हैं हम डेल्टा G नॉट 2, और इक्वेशन अगर हम बनाएं तो यहाँ से यहाँ में जो चेंज है आपका 6 से इसमें चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, 6 से 3 में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, और 3 से यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको हम E03 ले लेते हैं, और इसके लिए देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको हम E01 ले लेंगे, प्लस इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम E02 ले लेंगे। तो E03 बराबर 3 इंटू E01 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 0.8, तो ये हो गया 6.8, और ये 4 E03 था, तो ये हो गया E03 का वैल्यू 6.8 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये लगभग 1.3 नहीं 4, 17 चौका 68 है, 4, राइट। नेक्स्ट, हो हा हा ही। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये एनोड हो गया, और इसका रिडक्शन हुआ, ये कैथोड हो गया। तो इसका सेल पोटेंशियल निकालना है, तो सेल पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, E0 सेल बराबर हो जाएगा कैथोड मतलब E0 Ag+ से Ag माइनस E0 Fe3+ से Fe2+, ये करना पड़ेगा आपको। अब ये Fe3+ से Fe2+ दिया है क्या, देखो सिल्वर प्लस से सिल्वर का तो X दिया है, पर Fe2+ से Fe दिया है और Fe3+ से Fe दिया है। हमारे पास क्या नहीं है, Fe3+ से Fe2+ नहीं है, तो चलो निकालते हैं। Fe3+ से हम गए Fe2+ और फिर गए Fe, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट। इसको मैं ले लेता हूं E01, इसको हम ले लेते हैं E02, और यहां से यहां हो गया E03। यहां से यहां टोटल चेंज कितना आ रहा है 3 का, तो 3 E03 बराबर होना चाहिए, यहां से यहां पे चेंज कितना आ रहा है 1 का E01, प्लस यहां से यहां पे चेंज कितना आ रहा है 2 का E02। ये Fe2+ से Fe मतलब Fe2+ से Fe, ये वाली E02 की वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये तो हो गया 3Z इक्वल टू E01, और ये हो गया प्लस 2X नहीं Y सॉरी, और E01 का वैल्यू प्यारे बच्चों आ गया 3Z माइनस 2X, राइट। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका E0 सेल, इसका वैल्यू हो गया X माइनस 3Z और माइनस का प्लस 2X, तो आंसर आपका सेकंड आ गया। अगला बच्चा, O2 गैस विल बी इवोल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ऑक्सीजन गैस करनी है। तो देखो जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 ले लो, यहाँ पे आपने लिया है सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो ये तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, और सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर आप ले रहे हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 के साथ, तो सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा ऑक्सीजन OH की जगह पे, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन आप ले लोगे AgNO3 का, एक्वस सॉल्यूशन ले और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं ले रहे हो, तो नाइट्रेट आयन के ओवर OH आयन जो है वो क्या करेगा, वो जाने लगेगा और डिपॉजिट होगा, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने लगेगी यहाँ पे। OH आयन जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो O2 गैस लिबरेट करता है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लेंगे अगर हम, तो एक जगह पे H+ आयन जाएगा, एक जगह पे OH आयन जाएगा, तो यहाँ पर भी डिपॉजिट होगी O2। वंस अगेन देखो अगला क्या है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड ले लिया तो ये तो वही आपका परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाने लग जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, तो आंसर हो गया B एंड C ओनली। तो दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन
प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व। अ स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, देखो अगर हम वो प्लॉट कर दें मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, आपको ध्यान होना चाहिए। एकदम से ये डाइल्यूशन के ऊपर ऐसे इन्फानाइट की तरफ चला जाता है, प्लॉट नहीं हो पाता है। स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व, इन्फानाइट डाइल्यूशन पे स्मॉल कंडक्टिविटी नहीं, हाई है, गलत। स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व, इन्फानाइट डाइल्यूशन, इन्फानाइट डाइल्यूशन पे स्मॉल इंक्रीज नहीं होती है, हाईली इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज भी नहीं हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, नहीं डाइल्यूशन पे हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज शार्पली डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज कंसंट्रेशन, सही बात है ये। कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं शार्पली डिक्रीज हो रही है, नीचे आ जा रही है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, उसकी करेक्ट नंस इक्वेशन पूछी गई है। तो अगर इसका मैं करेक्ट नंस इक्वेशन, पहले तो मुझे इसकी सेल रिएक्शन लिखनी चाहिए। Mg जो है ये रिएक्शन कर रहा है Ag प्लस से और बना रहा है खुद को Mg2 प्लस, और ये Ag बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे दो, क्योंकि यहाँ पे डाई पॉजिटिव चार्ज है, ये दो पॉजिटिव बराबर हो गया। अब इसका E नॉट सेल लिखेंगे, तो ई सेल लिखेंगे नंस्ट इक्वेशन से, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसके अंदर, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन का स्क्वायर है। और हम चाहें तो इस नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव बनाता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, देखो क्योंकि यहाँ पे सब गड़बड़ यही होगी। देखो यहाँ पे मैच कर लो पहले, तो इससे कोई मैच हो रहा है, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल RT बाय 2F ln। अच्छा, इसने RT के फॉर्म में लिया है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे Ag की स्क्वायर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ Ag का स्क्वायर है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव है, Ag का स्क्वायर है और यहाँ नेगेटिव है, तो यही आंसर है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यूल सेल बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन। देखो फ्यूल सेल की बात हो ना जब भी, तो वहाँ पे कंबशन हो रहा होता है, ठीक है। जब कंबशन होगा तो किसका कंबशन था, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, CH3OH, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, राइट। तो इसका अगर मैं ई नॉट सेल देखूं तो ये हो जाएगा CO2 से मिथेनॉल, और ये हमें पता करना पड़ेगा। तो सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, और ये वाली जो O2 है ये हो गया, ये रिड्यूस हो रहा है, पानी बना रहा है, तो ये हो गया हमारा कैथोड। तो ई नॉट सेल बराबर होता है कैथोड का सेल पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल सेल। ये वैल्यू हो गई आपकी 1.21 इक्वल टू, कैथोड के लिए ये वैल्यू हो गई 1.229 माइनस एनोड के लिए वैल्यू हो गई आपकी, निकालनी है, और एनोड मतलब ये हो गया एनोड। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 0.19 आएगा, तो मतलब ये लगभग 19 मिली वोल्ट के आसपास आ जाएगा, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट है। नेक्स्ट, हो करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ। देखो कौन सा कंसेप्ट कब लगाना है, अभी इसको देख के कई बार बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला फंडा लगा देते हैं, नहीं लगाना है यहाँ पे ऐसा फंडा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, वो चार्ज पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी, कौन है। देखो सबसे ज़्यादा इन सब की बात करें, सबसे ज़्यादा होगा H+ सबसे ज़्यादा होता है, कारण है इसका प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की वजह से। उसके बाद आती है बारी उन आयंस की जिस पे चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज कैल्शियम पे भी है और मैग्नीशियम पे भी है। तो अब कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो कैल्शियम साइज में बड़ा होता है, पानी में जाने के बाद उसका सॉल्वेशन कम होता है, हाइड्रेशन कम होता है, लेस हाइड्रेशन होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके बाद वैल्यू आ जाएगी कैल्शियम 2+ की, फिर मैग्नीशियम 2+ की, उसके बाद आएगी पोटेशियम की, और फिर उसके बाद सोडियम की। इसमें ऐसा क्यों हुआ, दोनों पे चार्ज बराबर है। वंस अगेन पोटेशियम साइज में बड़ा है तो सॉल्वेशन कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा, साइज हाइड्रेटेड रेडियस जो उसकी कम होगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर इज दिस।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। देखो कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये दिया गया है, इन सबका पोटेंशियल दिया है। देखो ध्यान से देखो, ये 0.8 है, ये 0.79 है, 0.24 और ये नेगेटिव चल रहा है। और जो वैल्यू नेगेटिव होती है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है जिसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो मेटल जो है डिपॉजिट नहीं होगी, फिर वो पानी में से H+ आयन जाके डिपॉजिट होने लगेगा। लेकिन जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा वो जाके डिपॉजिट एक्वा सॉल्यूशन में से, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले कौन डिपॉजिट होगा? सबसे पहले सिल्वर होगी, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। सिल्वर के बाद मरकरी होगी, मरकरी के बाद कॉपर होगी। तो ये तो बात सही हो गई, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैथोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, मैग्नीशियम की जगह चला जाएगा H+ आयन और वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगेगी। तो ये तो रॉन्ग है, ऑक्सीजन नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड बट सेकंड इज सेकंड आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल दिया गया है, उसका सेल पोटेंशियल भी दिया गया है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन इज डबल, अगर उसको मैं डबल कर दूं तो क्या होगा? तो पहले अपन इसका नॉन्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो ई सेल बराबर हो गया 0.46 माइनस 0.059 डिवाइड बाय इस सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, लॉग इसके अंदर ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका Cu2+ आयन डिवाइड बाय नीचे की तरफ आ जाएगा आपका सिल्वर+ आयन का स्क्वायर, राइट? ऐसे होगा ये। अब इस वैल्यू में से अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, कॉपर 2+ आयन को मैं डबल कर दूं, ठीक है, इसको मैं डबल कर देता हूं। जैसे मैं इसको डबल करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जब मैं इसको डबल करूंगा वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बहुत लॉग के अंदर है और उसको डबल भी कर देंगे तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। मतलब 0.46 में से ये बहुत कम वैल्यू आएगी, 0.009 समथिंग कुछ आएगा ये, है ना? तो फ्रैक्शनली डिक्रीज करेगा ये, देखा जाए तो डबल नहीं हो जाएगा। पहली बात तो डबल हो ही नहीं सकता, ये तो इंक्रीज तो करेगा ही नहीं, हाफ भी नहीं हो जाएगा, मतलब इसको आधा भी नहीं हो जाएगा। तो हाफ नहीं होगा, डबल नहीं होगा, 4 टाइम होने का तो सवाल ही नहीं होता, डबल ही नहीं हो रहा है वो, है ना? तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ये। तो ये होना चाहिए था इसका आंसर बेसिकली फ्रैक्शनली डिक्रीज, लेकिन अब वो डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, तो आंसर इसका रिमेन द सेम, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो ये आंसर होगा इसका। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ओके देखो अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए हैं तो E0 सेल बराबर हो जाएगा, या आप कहें कि ΔG0, देखो ΔG0 बराबर होता है -NFE0 और ये बराबर हो जाएगा 2.303 RT log K के, राइट? तो यहां पर आपकी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो यहां पर आ जाएगा -2, F की वैल्यू हो गई 96500, E0 का वैल्यू आपका दिया गया है 1.1 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू T का वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो ये 298 ले लेते हैं, बराबर हो गया log K। इसे सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों तो ये log K का वैल्यू लगभग 37.2 समथिंग कुछ आएगा, ये 2 से आगे कुछ आएगा। अभी प्यारे बच्चों अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूं तो K का वैल्यू ये लगभग 1.7 इंटू 10⁻37 के आसपास आना चाहिए। और अगर ये ऐसा आ रहा है आपका तो डेफिनेटली जो है आंसर वो आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया आयंस के थ्रू कंडक्टेंस। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे,
है ना, डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, तो वैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ आती है मेटल में कंडक्टेंस, वायर्स में कंडक्टेंस। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके साथ साथ वहाँ प्रोटॉन्स भी होते हैं, कर्नेल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह टेम्परेचर के बढ़ने से वो उनका वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के कि वहाँ पे मेटल के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऐसा आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है और 50 ओम का रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब आपके देखो पहले वाले में मोलारिटी कितनी है 0.2 और आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 50। ठीक है, और आपकी कप्पा यहाँ पर, इसको कप्पा 1 ले लेते हैं, इसको कप्पा 1 ले लेते हैं। कप्पा 1 जो है वो आ गई 1.3, राइट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कप्पा होता है, देखो कप्पा जो होता है इसको लिख लेते हैं, कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा हो गई 1.3 इंटू 50 बराबर सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लगभग 65 हो गया सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ से। अब अगले में देखो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट दिया है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, रेजिस्टेंस दिया है 260 इस बार, इट्स मोलर कंडक्टिव, तो आपको कप्पा निकालना पड़ेगा पहले। तो कप्पा 2 ये हो जाएगा 1/r2 इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि सेल कांस्टेंट डिपेंड करता है सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड है उनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो सेल कांस्टेंट आपका चेंज नहीं होगा। तो कप्पा 2 की वैल्यू हो गई आपकी 260 इंटू 65, मतलब ये कप्पा 2 हो गया, सिंपल। अब आपके पास आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी सेकंड जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कप्पा 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और इस कप्पा 2 की वैल्यू है आपकी 65 डिवाइडेड बाय 260 इंटू 0.4। ठीक है, और ये मोलर है तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 10⁻³ से तो ये मीटर क्यूब में चेंज होगी, क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। और अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हमारा 6.25 इंटू 10⁻⁴ के आसपास आना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो तो ये ब्रह्मास्त्र 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ होता है खत्म। अगला ब्रह्मास्त्र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही लेकर आऊँगा आपके लिए। दोनों ब्रह्मास्त्र लेके जाइए एग्जाम में, ज़रूर से आपको मदद मिलेगी। अगले ब्रह्मास्त्र के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए सायोनारा। पढ़ते रहो बार बार दोबारा।